हेलो छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन की इस अवधि में घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। हम आपके लिए हमेशा ज्ञानवर्धक और मनोरंजक वीडियोज़ लाते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम आपके लिए जो चीज़ लेकर उपस्थित हुए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आपके लिए उपयोगी हो सकता है ना। तो इसके लिए आप अंत तक बने रहें हमारे वीडियो के साथ। और आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले छात्रों, हम चर्चा करते हैं कि पूर्व में हमने क्या पढ़ा था। हर बार की तरह हमेशा हम ये बताते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था और आज हमको कहाँ से क्या पढ़ना है। तो इसी कड़ी में सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले क्लास में हमने उत्पादन के बारे में पढ़ा था। उत्पादन के अर्थ, परिभाषा, उत्पादन के प्रकार है ना, उत्पादन के जो हिस्से होते हैं, उत्पादन करने के जो कारक हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। उसका प्राथमिक कारक, द्वितीय कारक, ये सब बताया था उत्पादन से रिलेटेड। अभी हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंतर्गत ही, आर्थिक गतिविधियों के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। पहला चैप्टर उत्पादन था, तो ये उत्पादन कंप्लीट हो चुका है। ये आप लोगों में से बहुत लोगों ने इसे देखा है और लाइक शेयर कमेंट भी किए हैं आप लोगों ने। जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं पूर्व का वीडियो, इसी चैनल पर इस प्लेलिस्ट में जाएं, इकोनॉमिक्स फॉर जीएस प्लेलिस्ट में जाएं, जहां आपको बहुत सारे पहले के बनाए हुए वीडियोज मिल जाएंगे। उसे देखें और फिर उससे आगे आज का वीडियो देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप देख लिए हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, है ना। उत्पादन के कारक के बारे में ये सब तो जान गए हैं। अब जो दूसरा महत्वपूर्ण चैप्टर है वो है उपभोग के बारे में पढ़ना है। आइए उपभोग से रिलेटेड चीज़ें हम जानते हैं। आपको बोर्ड पर ऊपर दिख रहा होगा, ये दिव्य सक्सेस पॉइंट अपने कोचिंग का नाम हो गया, इकोनॉमिक्स जीएस बाय चंदन सर। हम जो है इकोनॉमिक्स आप लोगों को पढ़ाते हैं और इसमें जो आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो उपभोग, और जिसको इंग्लिश में हम कंजप्शन कहते हैं, उस उपभोग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो 3 चीज़ें हैं। ठीक है, अब वीडियो शुरू होने के बाद लिखना शुरू अगर करें तो बहुत टाइम लगेगा इतना लिखने में, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले लिख देते हैं और फिर उसको समझाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि कम समय में ज़्यादा आपको नॉलेज हम दे सकें। इसमें जो 3 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इसका मीन, अर्थ, परिभाषा। ये उपभोग होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये जानेंगे। उसके बाद में इसके आवश्यक तत्व, इसकी विशेषताएं जानेंगे और उपभोग फलन का कुछ ग्राफ होता है, इसके कुछ इकोनॉमिकल वर्ड होते हैं, टर्मोलॉजी, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, फिर आगे हम उपभोग के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है। आइए इसको जितना बेहतर से बेहतर हो सके हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अर्थ हम लोग जान जाएं। उपभोक्ता का मतलब ये होता है, ये उपयोग शब्द से बना हुआ है। हमने आपको बताया था उत्पादन किसे कहते हैं, तो उसमें था उपयोगिता, एक शब्द था। उपयोगिताओं का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। ठीक है, उपयोगिता का मतलब किसी वस्तु को हम उपयोग कर रहे हैं तो उसमें हमारी आवश्यकताएं निहित है, उसी को हम उपयोगिता कहते हैं। और उसी उपयोगिता शब्द से उपभोक्ता बना हुआ है ना, उपभोक्ता। तो उसी चीज़ को हम जब उपयोग कर रहे हैं, तो आइए उपभोक्ता का अर्थ यहाँ दिया हुआ है कि उपभोक्ता किसी भी आवश्यकता विशेष की प्रत्यक्ष संतुष्टि होना अथवा करना। उपभोक्ता का अर्थ हुआ कि उपभोक्ता क्या हुआ, उपभोक्ता हम आप हुए या कोई व्यक्ति हुआ जो किसी वस्तु का उपयोग करता है, वो उसे हम उपभोक्ता कहेंगे। तो उपभोक्ता किसी भी वस्तु की आवश्यकता होने पर, यानी किसी आवश्यकता विशेष का मतलब वो विशेष वस्तु की आवश्यकता होने पर प्रत्यक्ष संतुष्टि का मतलब डायरेक्ट उसका उपयोग करके खुश हो सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, संतुष्ट हो सकता है, वही हम उपभोग कहते हैं, उसी को हम उपभोग करते हैं। ये इसका परिभाषा हो गया, अर्थ हो गया। ठीक है, अब परिभाषा के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग ढंग से दी है, लेकिन जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा है, जो सबसे सटीक परिभाषा मानी जाती है, प्रोफेसर एली का है। ठीक है, तो प्रोफेसर एली ने क्या कहा था कि मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं अथवा सेवाओं का प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। बस बहुत ही सिंपल है और एकदम सटीक परिभाषा है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए
हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जैसे मोबाइल का उपयोग करते हैं, मार्कर का उपयोग करते हैं, ये सब क्या है, वस्तु हो गया। सेवाओं का भी उपयोग करते हैं, जैसे किसी वकील के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के, बैंककर्मी के पास जाते हैं, ये सेवा हो गया। तो वस्तु और सेवा दोनों उपभोग के अंतर्गत आती है, और उसी वस्तु और सेवाओं का जब हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष करें अथवा अप्रत्यक्ष करें, वो उपभोग कहलाता है। ये किसने परिभाषा दी थी? प्रोफेसर एली ने दिया था। उसके अलावा एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक और विद्वान ने परिभाषा दिया था कि उपभोग को हम ऋणात्मक उत्पादन कहते हैं। यानी धनात्मक उत्पादन तो बढ़ेगा ना, उत्पादन होगा, प्रोडक्शन होगा और माल बढ़ेगा, तो वो उपभोग नहीं होता है। जो ऋणात्मक का मतलब घटना, उत्पादन जब हुआ 100 वस्तु का यहाँ निर्माण हो गया, लेकिन यहाँ 20 वस्तु का उपयोग किसी ने कर लिया, मतलब ये ऋणात्मक उत्पादन हो गया जब, तो उसको ही ये ऋणात्मक उत्पादन -20 है, तो ये उपभोग हो गया, यानी 20 वस्तुओं का उपयोग हो गया, इसको हम ऋणात्मक भुगतान भी कहते हैं। उम्मीद है उपभोग किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, समझ में आ गई होगी। और ये बहुत बड़ा चीज़ नहीं है उपभोग को समझना, बहुत ही आसान है कि विभिन्न प्रकार की, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, ठीक है। बस जिस वस्तु का, जिस सेवा का हम उपयोग करते हैं, अथवा प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष हो, उनका उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। और जो व्यक्ति होता है जो उपयोग करता है, जैसे हम आप हो गए या कोई भी व्यक्ति उस वस्तु को खरीदता है अपनी आवश्यकता के लिए, तो वो उपभोक्ता हो गया। अब इकोनॉमिक्स में उपभोक्ता के बारे में चैप्टर है, उपभोक्ता के सिद्धांत पढ़ना है, उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत पढ़ना है, उपभोक्ता के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। कैसे किसी भी वस्तु को उपभोक्ता खरीद पाता है, किसी को नहीं खरीदता है, उसके क्या साइकोलॉजिकल माने मांग पूर्ति से किस तरह जुड़ा होता है, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक्स में कवर की जाती है, पढ़ी जाती है। तो आइए हम शुरू कर रहे हैं। और तो ये अर्थ परिभाषा आप लोगों ने समझा, और कुछ मूल जो चीज़ें होती है जिसको आवश्यक तत्व कह सकते हैं या अथवा विशेषता कह सकते हैं, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे। उपभोग की जो सबसे पहली विशेषता है कि ये आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करता है। जैसे मान लेते हैं हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, हमें प्यास लगी हुई है, बिस्लेरी का एक बोतल खरीदे, पानी पी लिए, यानी हमारी प्यास क्या हो गई, वहाँ तृप्त हो गई, हम प्यास जो है, पिपासा हमारी जो है संतुष्ट हो गई। तो हमारी आवश्यकता विशेष की क्या किया, संतुष्टि किया। कब किया, उस बोतल को खरीदा और हमने जब खरीदा और पी लिया, तो मतलब उपभोग कर लिया। अर्थात उपभोग करना ही आवश्यकता विशेष की संतुष्टि कहलाती है, यानी उपभोग की पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता, अब देखिए कि उपभोग जो है प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। प्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट उसका उपयोग हम कर रहे हैं, और अप्रत्यक्ष होता है वो छुपा हुआ है ना, और फिर भी उसका उपयोग विभिन्न माध्यमों से हम जब करते हैं तो प्रत्यक्ष उपभोग कहलाता है। इसके अंतर्गत सेवाओं को भी रखा जाता है, वस्तु और सेवा दोनों हैं। चाहे विभिन्न प्रकार की छोटी बड़ी वस्तुओं का, सुई से लेकर, सुई से हम जब अपने बटन टाँगते हैं तो वो सुई का हम उपयोग करते हैं, वस्तु का उपयोग हो गया। और सेवा का मतलब टीचिंग करना, वकालत करना, या बैंक में काम करना। जैसे कि हमारी जो अर्थव्यवस्था, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्थव्यवस्था हमारे 3 भाग में बटा हुआ है, प्राथमिक भाग, द्वितीयक भाग और तृतीयक भाग। प्राथमिक में कृषि आता है, द्वितीयक में उद्योग धंधा आता है, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक से वस्तु का निर्माण होता है, ठीक है, और तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है। इसके अलावा चौथा पांचवा भी सेक्टर होता है, जब हाई इकोनॉमिक्स में जब जाएंगे तो वो भी जानेंगे, लेकिन ये मेनली 3 चीज़ें जाननी है। अब आइए वस्तु की, अब जो सबसे बड़ी विशेषता है उपभोग की, कि वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है, वस्तु नहीं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ को हमने ख़रीदा, जैसे भाड़ा पर हमने कोई सामान लिया, जैसे शादी समारोह में, अभी तो लॉकडाउन की अवधि में शादी उदी सब रुका हुआ है, अन्यथा आप लोग कितना भोज खा लिए और रहते। तो इस शादी समारोह में जब वीडियोग्राफी होता है, तो वीडियोग्राफी करने के लिए क्या लिया जाता है, भाड़ा पर लिया जाता है, व्यक्ति आता है। तो वीडियोग्राफी की जो आवश्यकता होती है उस व्यक्ति की पूरी होती है, लेकिन उपयोगिता पूर्ति हो गई, संतुष्ट हो गया, एक बार कैसेट बन गया, उसके बाद में उपयोगिता खत्म। लेकिन क्या वस्तु खत्म हुआ? नहीं, वस्तु तो फिर दूसरे बारात में जाएगा, तीसरे में जाएगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो किसी भी वस्तु का हम जब उपयोग करते हैं तो उसमें निहित उपयोगिता जो है वह उपयोगिता नष्ट होती है, ना ही वस्तु नष्ट होती है। जैसे मान लेते हैं, और भी उदाहरण लीजिए
जैसे मान लेते हैं हम चलते चलते थक गए हैं, अगर हमको बैठना है तो हम चेयर लेंगे और उस पर बैठ जाएंगे। तो चेयर पर जब बैठ गए तो हमारी बैठने की आवश्यकता पूर्ति हो गई और जब थोड़ा सा हम रिलैक्स महसूस कर लिए तो फिर चलने लगे या चल दिए, तो हमारी उपयोगिता वहाँ बैठने से खत्म हो गई। अब उपयोगिता नष्ट हो गई, दिन भर थोड़े बैठेंगे। जब बैठने की आवश्यकता पूरी हो गई तो वो मतलब अब आप नहीं बैठेंगे, अब आपकी उपयोगिता क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। लेकिन क्या चेयर नष्ट हुई है? नहीं, वस्तु नष्ट नहीं है, वस्तु उसी तरह है। फिर दूसरे व्यक्ति की उपयोगिता फिर वो पूरी करेगी, फिर तीसरे की करेगी। तो इस तरह उपभोग में क्या होता है, वस्तु नष्ट नहीं होता है बल्कि उसमें निहित उपयोगिता नष्ट होती है। ठीक है। और उत्पादन में भी दिया हुआ है कि किसी भी वस्तु का उत्पादन जो है नहीं किया जाता है बल्कि वस्तु में निहित उपयोगिता का सृजन किया जाता है, उसे हम उत्पादन कहते हैं। वस्तु का निर्माण नहीं किया जाता है, उसमें निहित उपयोगिता का सृजन किया जाता है। उसी तरह उपभोग में भी है कि वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है, वस्तु नहीं। तीसरा चीज़ है उपयोगिता का विनाश जो होता है वह, यहाँ हमने बताया कि वस्तु की उपभोग में वस्तु की उपयोगिता नष्ट होती है, वस्तु नष्ट नहीं होती है। तो इसमें देखना है कि जो नष्ट होती है यह किस तरह नष्ट होती है। यह शीघ्र भी नष्ट हो सकती है और धीरे धीरे भी। अगर कोई आवश्यकता बहुत ही तत्काल तत्क्षण की आवश्यकता पूरी किया और ख़त्म, तो वो शीघ्र हो गया। और धीरे धीरे भी होता है। जैसे मान लेते हैं दमा मरीज है कोई व्यक्ति, उसको जो सूंघा जाता है ना नाक से लगा के, वो शीघ्र उसकी आवश्यकता पूर्ति हो गई। अगर वो नहीं मिलेगा तो उसका दम घुट जाएगा, मर सकता है। तो उसे सूंघ लिया तो शीघ्रता से उसकी उपयोगिता मतलब समाप्त हो गई। अच्छा, कोई होता है धीरे धीरे उसका उपयोग लंबे समय तक किया जाता है ना। जैसे चश्मा है, तो चश्मा को हम पहन के हटा थोड़े देते हैं, उसको पहने रहते हैं, बहुत धीरे धीरे उसका बहुत आवश्यकता लंबा बढ़ते जाता है। तो कोई भी वस्तु का जो उपयोगिता होता है वह किसी वस्तु में शीघ्रता से नष्ट हो जाता है, किसी वस्तु में धीरे धीरे होता है। ये जो है इसकी विशेषता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण जो तीसरा चौथा चीज़ जानना है, पांचवा चीज़, वो है विशेषता उपभोक्ता की, कि वस्तु का भी उपयोग किया जाता है उपभोक्ता के अंतर्गत। उपभोग के अंतर्गत वस्तु का भी स्थान आता है और सेवाओं का भी। वस्तु, और हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे वस्तु क्या है, सेवा क्या है। वस्तु का अर्थ वो जो दिखाई दे, है ना, सुई से लेकर के हवाई जहाज़ तक, वे सारी चीज़ें जो दिखाई दे, स्थान छेकती हो। मतलब विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा पदार्थ चैप्टर, तो उसमें वो सारी चीज़ें वस्तु है जो दिखाई देती है, जिसको हम उठा के कहीं रख सकते हैं, जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो, है ना। तो ये सब वस्तु हो गया। हाँ, और सेवा का अंतर्गत होता है कि वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो वस्तु से महत्व भी उसका कम नहीं होता है। तो वस्तु सेवा समझ गए। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ उपभोग के बारे में पढ़ना है, वो है उपभोग फलन। उपभोग फलन, यहाँ फंक्शन, उपभोग को कंजम्पशन कहते हैं, फलन को इंग्लिश में फंक्शन कहते हैं, यानी कंजम्पशन फंक्शन, है ना, फंक्शन। इसमें मैथ वगैरह भी ये सब कुछ होता है, व्यंजक भी होता है, ये सब हम लोग को जानना है। सबसे पहले अब उपभोग फलन के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है उपभोग प्रवृत्ति। अब उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 100 रुपया कमाता है, तो क्या 100 रुपया खर्च कर देता है? कभी नहीं। वो 90 रुपया खर्च, अधिकतम 90-95 खर्च करता होगा, जरूर 2, 4, 5, 10, 20 रुपये जो भी हो वो बचा लेता हो। मान लेते हैं हम 10 रुपये बचा रहा है, ठीक है। अगर मान लेते हैं उसकी इनकम बढ़ जाती है, वो अब 120 रुपये कमा रहा है, तो हो सकता है जब आय बढ़ती है तो उसका उपभोग भी बढ़ जाता है, व्यय भी बढ़ जाता है। 90 से हो सकता है 100 रुपया, वो 90 से हो सकता है 100 रुपया वो खर्च कर रहा है। तो 120 इनकम है और 100 रुपया उसका उपभोग है, मतलब व्यय है। तो अब कितना रुपया बचत कर रहा है, मतलब 20 रुपये बचत कर रहा है। तो अब यहाँ हमको 10-20 से बहस नहीं है। जब हम लोग बचत प्रवृत्ति पढ़ेंगे, है ना, सेविंग फंक्शन, तो उसमें इसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ना है ये उपभोग है, ठीक है। इस 90 और 100 से हमको मतलब है, ये 100 और 120 ये इनकम हो गया, आय हो गया, ठीक है। और यहाँ उपभोग 90-100 ही हो गया, ये 10-20 जो है बचत हो गया। तो बचत चैप्टर में हम लोग इसको पढ़ेंगे, यहाँ उपभोग ये पढ़ना है। तो सब हम समझ रहे हैं क्या, उपभोग फलन के अंतर्गत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो जब हम कोई आय करते हैं, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कमाता है, कुछ ना कुछ इनकम करता है, तो
तो इनकम करने के बाद वो कुछ खर्च भी करता है, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदने के लिए उसकी बुनियादी जो ज़रूरतें होती है वो जो है कि उपभोग कहलाती है। तो जब व्यक्ति अपने आय का कुछ हिस्सा उपभोग कर देता है, खर्च कर देता है, ठीक है, तो खर्च करने की एक प्रवृत्ति उसमें होती है। जो ये प्रवृत्ति दो तरह की होती है। एक आगे हम लोग पढ़ेंगे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, इसके बारे में। लेकिन पहले उपभोग प्रवृत्ति क्या है समझ लीजिए। हर व्यक्ति को आय प्राप्त होती है, समझना है गौर से। आय प्राप्त होती है, उस आय का कुछ हिस्सा वो खुद अपने ऊपर खर्च कर देता है और कुछ हिस्सा बचा लेता है। तो जो खर्च करता है, खर्च करने की जो प्रवृत्ति होती है, मतलब उपभोग पर जो खर्च वो कर रहा है, आदत कहिए ना, प्रवृत्ति मतलब आदत। उपभोग करने की जो आदत होती है, खर्च करने की, व्यय करने की जो आदत होती है, प्रवृत्ति होती है, उसे ही हम उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। हाँ तो छात्रों, हमने पीछे आपको बताया था कि वीडियो पॉज करें और उससे आगे उतार लें, फिर इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमने उसमें बताया था अर्थ परिभाषा, है ना, पहला टॉपिक, दूसरा था आवश्यक तत्व विशेषताएं और तीसरा था उपभोग फलन। तो उपभोग फलन में केवल हमने दो चीज़ों का जिक्र किया था। शॉर्टकट में एक एपीसी था, एवरेज प्रोपेंसिटी कंज्यूम, औसत उपभोग प्रवृत्ति। एक एमपीसी था, मैरिजिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। वहाँ जगह कम होने की वजह से केवल नाम हम लिखे थे। अब उस उपभोग प्रवृत्ति के बारे में हम विस्तृत चर्चा यहाँ करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपीसी, जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसको हिंदी में औसत उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। और इसी में आपको हमने बताया था बचत से रिलेटेड जो शब्द चीज़ें थी। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इसमें एपीएस जानना होता है, औसत बचत प्रवृत्ति। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी एमपीसी, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। दो चीज़ें महत्वपूर्ण, एक ये और एक ये है। इसी के अंतर्गत बचत भी आता है, मार्जिनल, है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, एमपीएस। तो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे चर्चा करते हैं उपभोग फलन के बारे में। जो हमने बताया था उपभोग फलन क्या होता है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ आय करता है और वो अपनी आय के अनुसार कुछ ना कुछ वो खर्च करता है। तो जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे उसकी उपभोग क्षमता जो होती है बढ़ती है। अगर उसका इनकम एकाएक घट जाए तो निश्चित तौर पर उसका उपभोग प्रभावित होगा। हाँ, तो उपभोग आय से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, जुड़ा हुआ है। लेकिन स्पेशल केस में कभी कभी देखा जाता है जिस व्यक्ति की आय जीरो होती है, मतलब एकदम शून्य वो कमाता है, क्या वो उपभोग नहीं करता है? बिल्कुल उपभोग करता है, कुछ ना कुछ तो उपभोग करता ही होगा बिना इनकम के। जैसे खाना खाता ही होगा, कपड़ा पहनता ही होगा, घर में रहता ही होगा, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ तो आवश्यक चीज़ें की आपूर्ति करता ही है, उपभोग करता ही है। तो यहाँ एक ग्राफ के माध्यम से दर्शाया गया है, जैसे कि आप लोग ग्राफ पर मैथ में पढ़ते होंगे। ये एक्स है भुज हो गया और वाई ये कोटि हो गया, है ना। यहाँ ओरिजिन जीरो से माना जाता है, इनकम है ये जीरो से लेकर के अनंत तक ये बढ़ते जाता है। जैसे जैसे हम दाहिने बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा इनकम ये बढ़ता जाएगा। और ये कंजप्शन को ये वाई अक्ष जो है कि कोटि निर्धारित करता है। जैसे जैसे हम जीरो से ऊपर जाएंगे कंजप्शन रेट हमारा बढ़ता जाएगा, मतलब कंजप्शन की जो वस्तु का उपयोग है हम करते जाएंगे, बढ़ते जाएगा। अब इसको दो रेखाओं से दर्शाया गया है। पहला रेखा जो जीरो से शुरू होता है ये 45 डिग्री पर एकदम सीधा जाता है, यानी 90 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है ना। ये एक्स पर ये वाई 90 डिग्री है, तो इसको बीचों बीच 45 डिग्री पर ये रेखा जा रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका कंजप्शन भी बढ़ रहा है। यहाँ 0 रुपया इनकम है तो 0 रुपया उपभोग है। यहाँ आकर के उसका इनकम मान लेते हैं कुछ जीरो से बढ़ गया ना, मान लेते हैं 500 रुपये यहाँ हो गया, तो यहाँ कंजम्पशन भी इसका कुछ बढ़ गया। अब यहाँ आकर के फिर इनकम बढ़ गया तो यहाँ भी कंजम्पशन बढ़ गया। यहाँ आने के बाद और इनकम बढ़ा तो यहाँ कंजम्पशन और बढ़ गया। जैसे जैसे इसका इनकम बढ़ रहा है वैसे वैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है। इस चीज़ को ये रेखा दर्शा रहा है। और ये दूसरी जो रेखा है सी और सी डैश, ये देखिए गौर से, यह रेखा जो है जीरो से शुरू नहीं हो रही है। हमने आपको क्या बताया थोड़ी देर पहले कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बिना इनकम पर भी उपभोग करना पड़ता है, जैसे खाना खाना, कपड़ा पहनना, घर में रहना, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है कि इनकम न भी रहे फिर भी हमारी आवश्यकता होती है। तो ये जीरो से शुरू नहीं होता है, इतना मतलब हम उपयोग करेंगे। हमारा इनकम जीरो रहे, मतलब इनकम जीरो रहे फिर भी हम उपभोग जीरो से ऊपर
इतना हम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बढ़ते जाता है। अब दोनों में फ़र्क है, ये इस रेखा में जा रहा है, ये थोड़ा सा दूसरी दिशा में जा रहा है, तो दोनों में फ़र्क क्या है। एक बिंदु ऐसा है जहाँ दोनों मिल रहा है, इस बिंदु का क्या महत्व है, तो हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले कि कोई व्यक्ति अगर 9 भी कमाता है, 0 रुपया भी कमाता है, फिर भी वह कुछ उपयोग करता ही है, तो इसलिए वाई पर थोड़ा सा ऊपर उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, वहाँ से बढ़ते जाएगा। लेकिन बढ़ते जाएगा तो उतनी माने ऊपर की तरफ नहीं बढ़ेगा, कुछ कम बढ़ रहा है। ये ऊपर से शुरू हुआ है लेकिन उतना ऊपर नहीं जा रहा है, लेकिन ये 0 से शुरू हुआ है लेकिन इससे भी ऊपर भाग गया। इसके नीचे से यहाँ शुरू है, इसके ऊपर ही भाग गया। यानी ये जो रेखा है डायरेक्ट कह रहा है कि इनकम में जितना दर के हिसाब से वृद्धि होता है, उसी दर से उपभोग में भी वृद्धि हो रही है। तो ये डायरेक्ट सीधा जा रहा है। लेकिन यह रेखा कह रहा है कि जितना इनकम में वृद्धि हो रहा है लेकिन उतना उपभोग में वृद्धि नहीं हो रहा है, उपभोग में कम वृद्धि हो रहा है। तो दोनों के बीच इसलिए अंतर है। यहाँ पर देखिए उपभोग तो 0 से ज़्यादा है, लेकिन यह बिंदु आके दोनों मिल गया। लेकिन इससे आगे जब यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, तो इस रेखा से ऊपर है ये रेखा, मतलब इसके उपभोग करने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा उपभोग करने की क्षमता इस रेखा वाले व्यक्ति की है। तो निश्चित तौर पर उपभोग बढ़ जा रहा है। लेकिन ये जो बिंदु है, ये बिंदु महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी बिंदु पर उसकी आय कंजप्शन जो है कि बराबर हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति सी से शुरू करता है फिर भी वो रेखा यहाँ कटता है, और 0 से शुरू करता है तो भी यहाँ रखता है। यानी ये उपभोग प्रवृत्ति जो है सबसे अहम मानी जाती है, ठीक है। ये तो इनकम को दर्शाता है, कंजम्पशन को ये फलन है, उपभोग फलन इसको हम कहते हैं। अब इस उपभोग फलन पर 2 चीज़ें जानना है। सबसे पहले एपीसी जानना है और दूसरा एमपीसी जानना है। सबसे पहले हम एपीसी की बात करते हैं, है ना, औसत प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति, और एपीएस यानी औसत बचत प्रवृत्ति। सबसे पहले हम यहाँ एक चार्ट देते हैं। कोई व्यक्ति मान लेते हैं, जैसे यहाँ दे देते हैं, कोई व्यक्ति आय हो गया, इसको हम वाई से डिनोट करेंगे, है ना। उपभोग इसको हम सी से डिनोट करेंगे, और बचत का मतलब एस यानी सेविंग से डिनोट करेंगे। अब समझना ये है, कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है तो 80 रुपया उपभोग कर दे रहा है, लेकिन 20 रुपया क्या कर रहा है, बचा रहा है। अगर कोई व्यक्ति इसी व्यक्ति की अगर इनकम जो है 100 से 120 रुपया हो जाए, तो अब उपभोग बढ़ेगा कि घटेगा, उपभोग बढ़ेगा, क्योंकि इनकम के साथ उपभोग भी बढ़ रहा है। थोड़ा ही बढ़े लेकिन उपभोग बढ़ेगा। तो 80 के जगह पर 90 रुपये उपयोग कर रहा है। अब बचत में भी परिवर्तन होगा, आय में उपभोग में जब परिवर्तन होगा तो बचत में भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ 20 के जगह पर 30 हो जाएगा, 120 में से 90 जाएगा 30। अब ये चार्ट एक उदाहरण के लिए हम लिए हैं, अब इसको समझेंगे गौर से। सबसे जो बड़ी बात है, एपीसी जो औसत उपभोग प्रवृत्ति होता है, एपीसी को हम क्या कहते हैं, एपीसी को C/Y कहते हैं, है ना। और एपीएस को लैम्डा C/λY कहते हैं। C/Y का मतलब क्या हुआ एपीसी में, यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। C यहाँ है, देखिए C 80 है, ठीक है, और y कितना है, 100 है। तो 80 में 100 से भाग करेंगे 0.80 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ लेमडा सी नहीं होगा, एपीसी और एपीएस S/Y होगा, लेमडा नहीं होगा, S/Y होता है, सॉरी S/Y। अब S जो देखिए कि बचत हमारा कितना है, 20 है, और y हमारा कितना है, इनकम 100 है। तो 20 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 0.20। अब यहाँ सवाल को ध्यान देना है, अब ध्यान देना है, ये जो हमने लिखा है y = C+S, इसका मतलब क्या हुआ, तो y = C+S का मतलब y इनकम है, C कंज्यूमेशन है, उपभोग है, S बचत है, सेविंग। अच्छा, इनकम बराबर क्या होता है, उपभोग प्लस बचत। उपभोग का आय का वह हिस्सा जो खर्च किया जाता है वो कंज्यूमेशन हो गया, S का मतलब खर्च करने के उपरांत जो बच जाता है वो बचत है, यानी y = C+S है। अब यहाँ आपको प्रूव करना है, एग्जाम में यहाँ बच रहा है ना, 10 लिख देंगे। y तो लैम्डा y हमारा 20 है, y = C+S में भाग करेंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। ये जो है इतना प्रूफ करना होता है, इतना के आधार पर। तो एमपीसी बराबर लैम्डा
आधार पर, है ना, APC प्लस APS बराबर 1। अब देखिए यहाँ समझने वाली चीज़ क्या है, सबसे बड़ी बात है कि y बराबर C प्लस एस है, तो हम सब में क्या कर देंगे, दोनों तरफ y से भाग कर देंगे, बाएं पक्ष में और दाहिना पक्ष में। तो किसी भी इक्वेशन में जब बाएं पक्ष और दाएं पक्ष दोनों में बराबर चीज़ से गुना किया जाता है, भाग किया जाता है, या घटा लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो लगभग दोनों के संतुलन बराबर रहता है। तो y में भी हम y से भाग कर रहे हैं, ठीक है, और C में भी हम y से भाग कर रहे हैं, प्लस S में भी हम y से भाग कर रहे हैं। अब देखिए y बटा y करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। C बटा y देखिए कितना है, APC है, C बटा y बराबर APC है, प्लस S बटा y बराबर क्या है, APS है, ठीक है। तो यहाँ हम APS लिख देंगे, यानी क्या हो गया आपका APC बराबर APC प्लस APS बराबर 1, ये प्रूव यहाँ हो गया। तो कभी भी औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति का योग कभी भी एक होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने समझा। अगर इसको भी जोड़ देते हैं, APC और APS को भी जोड़ देते हैं, तो 0.80 प्लस 0.02 दोनों को जोड़ेंगे तो बराबर 1 ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये APC के बारे में पढ़ा। अब जो है MPC और MPS के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड पर तो उतना जगह है नहीं, इसको हम मिटा देते हैं, और आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, फिर इससे आगे हम लोग जानेंगे, ठीक है। हाँ, तो आगे जानना है यहाँ प्रूव दैट MPC प्लस MPS बराबर 1 कैसे होता है, ठीक है। तो MPC APC बराबर 1 कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने से पहले जान लें MPC क्या है। तो MPC बराबर ही होता है, MPC बराबर लैम्डा C बटा लैम्डा Y, लैम्डा C बटा लैम्डा Y। लैम्डा C का मतलब क्या होता है, जो मारिजिनल यानी सीमांत से जुड़ा हुआ है, सीमांत कंज्यूम। यहाँ उपभोग जो है पहले 80 होता था पहले चरण में, अब 90 रुपये हो रहा है, यानी कितना रुपये बढ़ जा रहा है, 10 रुपये बढ़ रहा है। तो ये जो घट जाएगा 90 माइनस 80 बराबर 10 रुपये, तो यहाँ हम 10 लिखेंगे। और यहाँ y भी जो है 120 के जगह पर 100 हो जा रहा है, 120 माइनस 100 यानी 20 रुपये यहाँ बढ़ रहा है, तो यहाँ 20 हो जाएगा। 100 C बटा लैम्डा y हो गया। लैम्डा C है यहाँ 80 रुपये पहले कमाते थे पहले चरण में, अब 90 रुपये खर्च हो रहा है। 80 रुपये के खर्च होने की जगह पर 90 रुपये खर्च हो रहा है, यानी 10 रुपये एक्स्ट्रा, ज़्यादा बर्डन बढ़ रहा है, तो 10 हो जाएगा। लैम्डा y यानी 20 हो जाएगा। लैम्डा y कितना है, ये भी 120 माइनस 100 करेंगे तो 20 रुपये बढ़ रहा है। तो 10 में 20 से हम भाग करेंगे तो 0 से 0 कर जाएगा, 0.50 जो है MPC आ गया। अब MPS निकालेंगे, MPS निकालेंगे, लैम्डा S बटा लैम्डा y है। लैम्डा S आपका देखिए सेविंग भी 10 रुपये बढ़ रहा है, 20 रुपये की जगह पर 30 रुपये बचत कर रहे हैं, यानी 10 रुपये बच रहा है। y लैम्डा y तो वही 20 ही रह जाएगा। 10 में 20 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 0.50 0.50 दोनों आ रहा है, MPC APC। अब इसको प्रूव करना है, तो MPC इस आधार पर सेव करना है, यानी y बराबर C प्लस एस। तो y बराबर C प्लस एस है, तो इसमें भी हम लैम्डा से गुना कर देते हैं, तो तीनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ लैम्डा से गुना करने पर गुना, और लैम्डा y से भाग करने पर क्या बन जाएगा इक्वेशन, लैम्डा y बटा लैम्डा y बराबर लैम्डा C बटा लैम्डा y बराबर लैम्डा S बराबर नहीं प्लस होगा लैम्डा S बटा लैम्डा y। ये तो कट जाएगा दोनों, तो ये 1 हो जाएगा। लैम्डा C बटा y देखिए तो क्या है, MPC है, तो यहाँ MPC लिख देंगे। और लैम्डा S बटा लैम्डा y बराबर MPS है, ठीक है, MPS अर्थात यहाँ दिख नहीं रहा है, इधर लिख देते हैं,
अर्थात MPC प्लस MPS बराबर 1। ये प्रूफ हमारा हो गया, ये प्रूफ रेट वाला हो गया। यहाँ भी अगर 0.50 और 0.50 दोनों को जोड़ेंगे, 0.50 0.50 तो एक ही आ जाएगा। यानी कहने का मतलब APC और MPS दोनों मिलकर के क्या होता है, 1 होता है। 1 से ऊपर नहीं होता है और 1 से कम भी नहीं होता है। तो APC MPS और APC APS और MPC MPS ये थोड़ा सा टर्म का प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है बच्चा। तो इसको बढ़िया से गौर से समझेंगे, उतारेंगे। और कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। और उसके बाद में लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी कराएं। और इसी तरह के मनोरंजक वीडियोज़ और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे साथ हमेशा बने रहें। हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। ठीक है, अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत छात्रों।